विद्वान हुए हैं जिन्होंने अवधारणाएं दी है, यानी अपने अपने शब्दों में कला को परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ हमारे पाश्चात्य भी है यानी यूरोपीय कला से जुड़े हुए हैं, और कुछ हमारे हैं भारतीय हैं, जो भारतीय राइटर हैं उन्होंने अपने शब्दों में कला को परिभाषित किया। पहली चीज है कला की अवधारणाएं, हेडिंग बना लीजिए, कला की अवधारणा। कला की अवधारणाएं क्या क्या है? तो पहले एक पाश्चात्य विद्वान आए जिन्होंने अपने शब्दों में एक परिभाषा दी, यानी जिनको अगर हम जाने तो बहुत फेमस है, जिन्हें हम कहते हैं प्लेटो। सबसे पहले तो इनको अभी हमने पहले भी पढ़ाया है, इन्होंने काव्य को भी कला माना। इन्होंने कहा कि जो काव्य है वो भी कला के अंतर्गत आता है। उसके बाद इन्होंने कला की अवधारणा यानी अपने शब्दों में परिभाषा दी, और इन्होंने कहा है कला सत्य की अनुकृति है, यानी कला सत्य की अनुकृति है। अनुकृति का मतलब होता है, अनुमान होता है पीछे चलना, है ना। उसी को उन्होंने कहा है कि कला कहीं ना कहीं हम उसका अनुसरण करते चलते हैं। सत्य का उन्होंने आधार क्या बताया कि जो प्रकृति में है, जो सत्य है वही कला। इसीलिए उन्होंने कला को सत्य की अनुकृति ही कहा। जो हम सत्य देखेंगे वही हम ग्रहण करेंगे और आगे चल के हम उसी कला को चित्रित करेंगे या अपने में समाहित करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कला सत्य की अनुकृति है। और कला को ये प्राण भी माना कि कला जो है सौंदर्य, सौंदर्य को कला का प्राण माना। प्राण माना जान, यानी उसमें जो जान। इसके बाद नेक्स्ट राइटर आते हैं क्रोचे, ये भी पाश्चात्य ही है, पाश्चात्य है। पाश्चात्य का मतलब यूरोपीय सब लिखे हुए। क्रोचे कहते हैं, इन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति, कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति। देखिए इन्होंने बाह्य में कहा कि जो हम बाहर देखते हैं, बाह्य रूप से जिस चीज को हम देखते हैं उसे ही हम कला मानते हैं, जबकि कला कहीं ना कहीं आंतरिक रूप में है। लेकिन क्रोचे ने कहा है कि ये बाह्य जो प्रभाव है, बाह्य यानी बाहरी दुनिया है या बाहरी चीजें या बाहरी सौंदर्य है, वही कला है। इन्होंने ये। इसके बाद नेक्स्ट राइटर आपके आते हैं। अब आपके आएंगे कुछ राइटर इंडियन। देखिए ये अवधारणाएं जो है अक्सर टीजी की परीक्षा में ऐसे पूछते हैं कि किसने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि ये क्रोचे की अवधारणा थी और उन्होंने ही ये माना है कि कला सत्य की अनुकृति है। इसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको तो हर कोई पढ़ा है इनके बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो हर कोई जानता होगा, जानते भी होंगे, पढ़ा भी। इन्होंने कहा कला मनुष्य अपने गंभीरता अंतर को अभिव्यक्त करता है, यानी कला में मनुष्य, कला में मनुष्य अपने गंभीरतम गंभीरतम का मतलब क्या है? यानी गंभीर विचार, जो जिसको सोचता है उसे क्या करता है? अंतर को अभिव्यक्त करता है। यानी जायज
कलम मनुष्य अपने गंभीरतम अंतर को अभिव्यक्त करता है, यानी जो उसके गंभीर भाव हैं जिनको वो सोचता है और उनमें जो अंतर कर पाता है उसे कला के माध्यम से कहीं ना कहीं वह व्यक्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टॉल्स्टॉय। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीजीटी का, इससे एक क्वेश्चन जरूर आना है और कम से कम ये अवधारणाएं 10 से 12 होंगी और इनमें से एक जरूर पूछी जाती है, वो चाहे इंडियन कलर विद्वान की हो चाहे आपके भारतीय हो, किसी एक की जरूर पूछी जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं टॉल्स्टॉय। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अपने भावों को क्रिया, रेखा, ध्वनि या शब्द के माध्यम से हम अभिव्यक्त करते हैं या उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कला कहेंगे। तो इन्होंने कहा है, लिख लीजिए, अपने भावों को रेखा, अपने भावों को रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द के माध्यम से या शब्द के द्वारा, दोनों चीज लिख सकते हो, शब्द के द्वारा जिन भावों को व्यक्त करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वही क्या है? कला है। और साथ में एक लाइन और कही, उसे देखने या सुनने से भी वही भाव उत्पन्न होता है, यानी जो चीज कहते हैं उसे देखने या सुनने से वही भाव उत्पन्न हो, उसे हम कला। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चित्र रेखा रंग से बना हुआ देखते हैं और उसको देखने के बाद जिस भाव में जिस आर्टिस्ट ने बनाया है और देखने के बाद आपके अंदर भी वही भाव आती है, जैसे विषाक्तता का भाव हो, हास्य का भाव हो, करुणा का भाव हो, ऐसे ही भाव में अगर चित्र बना और आप भी देखने के बाद ये कहें कि कहीं ना कहीं इसमें करुणा का भाव या दया का भाव दिखाया गया, तो जब वही भाव रेखा रंग रूप से अभिव्यक्त हो तो वह कला कहलाता है। और ये किसने कहा है? टॉल्स्टॉय। इसके बाद आते हैं रस्किन। रस्किन क्या कहते हैं? देखा जाए तो जीवन ही एक कला है, जीवन ही एक कला और जीवन में कहीं ना कहीं कला विद्यमान है और उसी कलाकारी की वजह से एक से के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी तैयार हुए हैं और करोड़पति भी तैयार हुए। तो ये कला है मानव के अंदर, किस विषय में और किस क्षेत्र में वो ख्याति प्राप्त है। तो इसी तरह रस्किन जी आए हैं और रस्किन क्या कहते हैं? इन्होंने कला को क्या कहा है? इन्होंने कहा है प्रत्येक महान कला, यानी प्रत्येक महान कला ईश्वरी कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति, यानी जो प्रत्येक महान ईश्वर की कृति महान कला ईश्वरी कृति के प्रति मानव के आह्लाद के प्रति मानव के आह्लाद
आह्लाद की क्या है? आह्लाद की एक अभिव्यक्ति है। आह्लाद का मतलब होता है जो पैदा, है ना। देखिए ये कह रहे हैं प्रत्येक महान कला यानी कोई भी कला वो ईश्वरीय कृति के प्रति यानी ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक प्रति है या एक कृति है, और जब हम उसकी प्रति तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति करती है, यानी मानव के विचार को पैदा कर रही है, उसी को वो क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। ऐसा रस्किन जी ने कहा। ठीक है, इसको याद करने का एक ही तरीका है कि इन्होंने कहा ईश्वर के प्रति कृति। इस शब्द को याद रखिए और ये जोड़िए कि किसने कहा है? ये रस्किन महोदय ने कहा। ठीक है, कोमल का ऐसे याद है। चलिए इसके बाद है हीगल। हीगल क्या कहते हैं? इन्होंने भी अपने विचार में कला को परिभाषित अपने शब्दों में किया। हीगल ने कहा है कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। कला आदि भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम। देखिए इन्होंने आदि भौतिक सत्ता क्या क्यों कहा? भौतिक रूप में जो क्रियाएं होती हैं जो हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी भौतिक क्रियाएं हैं वही हमारी सत्ता हो जाती है, जिसमें हम जीवन जीते हैं या शैली अपनी अपनाकर उस पड़ाव पे चलते रहते हैं और चीजों को करते रहते हैं। तो जो भौतिक सत्ता है और जो भौतिक सत्ता को अपने में विद्यमान करके हम अभिव्यक्त करते हैं वही क्या है? कला। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फ्रायड आए हैं। फ्रायड महोदय ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप ही कला है, यानी दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप ही कला है। यानी दमित वासनाओं यानी दमित भावनाओं को इन्होंने, दमित का मतलब होता है जो दबी हुई हमारी भावनाएं, और जो हमारी भावनाएं दबी हुई हैं और जब हम उन्हें किसी न किसी माध्यम से रंग रेखा या फिर पुराने या प्रागैतिहासिक क्षेत्र में जाए तो ज्यादातर उन्होंने गेरू वगैरह का और जो क्रियाएं दैनिक करते थे उसी के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को दीवारों पे चित्रित कर देते थे। इसीलिए इन्होंने कहा है कि दमित भावनाओं यानी हमारी जो दबी हुई भावनाएं हैं जब हम उन्हें अपनी किसी तूलिका के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगते हैं तो वही उभरा हुआ रूप क्या कहलाता है? वही उभरा हुआ रूप कला कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद आते हैं एक राइटर आते हैं और हिंदी के भी जाने माने कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने भी कला को अपने शब्दों में परिभाषित किया। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? जयशंकर प्रसाद इन्होंने कला को क्या कहा? इन्होंने कहा है कि ईश्वर के कृतित्व शक्ति का, ईश्वर के कृतित्व शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक मानसिक व कौशल पूर्ण निर्माण कला है। यानी ईश्वर की कृतित्व शक्ति का
मानव द्वारा शारीरिक मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला, यानी जो ईश्वर की कृति है, यानी जो ईश्वर ने बनाया है मनुष्य को, उसके अंदर जो शक्ति मानव की है और उसके द्वारा जो शारीरिक मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण हुआ है वही कला है। यानी ईश्वर ने भी जो मानव का निर्माण किया है अपनी कृति के आधार पर, और उसका जो कौशल, यानी अगर देखा जाए तो जो मानव का, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, जो स्ट्रक्चर भगवान ने बनाया है वो भी आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि उसमें भी कला विद्यमान है। अगर एकदम सीधा और डंडा सा शरीर मानव को बना देता, क्या वो सौंदर्यपूर्ण लगता? नहीं लगता। हमारी आंखों की, नाक की, मुंह की जो रचना है, अगर स्पष्ट और मार्जिन से संबंधित न बनी होती, भगवान ने अगर अच्छी न बनाई होती, तो क्या हम सौंदर्यपूर्ण लगते? नहीं लगते, और न लगते और न ही हमारा कौशल। तो जो भगवान का कौशल अगर है, तो जो ईश्वर ने दिया है वो भी कहीं ना कहीं कला उसमें हमें दिखाई देती है और उसमें विद्यमान है। इसके बाद दूसरे राइटर आते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण, ये भी हिंदी के राइटर है। हिंदी कितने बच्चों के पास पढ़ा है ना मैथिली शरण गुप्त के बारे में? तो ये भी कला से संबंधित अपनी एक परिभाषा देते हैं। इन्होंने कहा है कि कला शिवत्व की उपलब्धि, कला शिवत्व की उपलब्धि के लिए, शिवत्व की उपलब्धि के लिए सत्य की सौंदर्यमय अभिव्यक्ति, उपलब्धि के लिए सत्य की सौंदर्यमय उपलब्धि, ऐसे भी इन्होंने कहा अभिव्यक्ति कर लीजिए, उपलब्धि की जगह उपलब्धि तो हो गया, इसको कर लीजिए अभिव्यक्ति, यानी हम इसे व्यक्त करते हैं। यानी इन्होंने कहा शिवत्व का मतलब होता है, शिव से लिया है कि सत्यम शिवम सुंदरम बोला गया है, तो ये शिवत्व की उपलब्धि है जो सत्य है और सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है, यानी ईश्वर के द्वारा ही दी गई है और सत्य भी है और सौंदर्यमयी है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हर्बर्ट रीड। इन्होंने क्या कहा है? तो हर्बर्ट रीड कहते हैं ये भी पाश्चात्य हैं, और इन्होंने कहा अभिव्यक्ति का आह्लाद या रंजक स्वरूप कला, अभिव्यक्ति का आह्लाद या रंजक क्या है? रंजक स्वरूप, रंजक स्वरूप कला, स्वरूप के लिए ये रूप कह लीजिए, दोनों बात, स्वरूप कला, यानी अभिव्यक्ति का आह्लाद या रंजक स्वरूप कला है। जो रंजक यानी रंजित, यानी सारे स्ट्रक्चर को माप सही, दंड सही, सौंदर्य में बना, उसे हम रंजक कहते हैं। और ईश्वर यानी जो कला अभिव्यक्ति यानी आह्लाद जो उत्पन्न हुई है वही हमारी क्या है? कला। इसके बाद आए हैं P.N. चोएल, एक राइटर है। आसानी आपकी अवधारणाएं P.N.
इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कला मानव को अभिव्यक्ति देती है। कला मानव को अभिव्यक्ति देती है। यानी इनका कहना यह है अगर कला ना होती तो मानव अपने विचारों, अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता था, इसलिए कला मानव को अभिव्यक्ति देती है। यानी इसी की वजह से वो अपने आप को अभिव्यक्त यानी अपने आप को बता सकता है या अपनी कला को आपके सामने प्रकट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आए हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वही कला है। यानी इन्होंने कहा जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वही कला या उसे ही कला। जाहिर सी बात जिस गुण कौशल यानी आपके पास कोई गुण या कौशल, जैसे किसी को स्वेटर बुनना आता है, किसी को कढ़ाई करना आता है, तो वो आपका गुण भी हो गया और वही आपका क्या हो गया? कौशल भी हो गया। और उसी वस्तु का जब उपयोग सुंदरता के साथ होने लगता है, जैसे आपने एक शॉल बनाया और शॉल उपयोगी हो गया और उसके अंदर सुंदरता भी आ गई, तो वही हमारी क्या हो जाती है? कला। यानी व्यक्ति में विद्यमान जो गुण और कौशल है वो भी क्या है? एक कला है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? परिभाषाएं पढ़ी। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कला का वर्गीकरण। ठीक है, तो आगे की क्लास में कला का वर्गीकरण।